जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पावन चरणों में आज गुरु जी ने फिर मुझे 1 सवा महीने बाद लगभग इस लायक पहुँचाया कि मैं शेयर कर पाऊँ सत्संग, क्योंकि मेरा रेंटेड घर जो है वो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इतना कन्फ्यूजन था। क्योंकि जो भी घर मैं देख रही थी मेरे हस्बैंड और इन-लॉज़ को पसंद नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड को बेसिकली इसमें सफोकेशन नहीं है, किसी में कुछ, किसी में कुछ। क्या है, वो सही रहे थे इसलिए मैं उनकी बात मानती जा रही थी। देख रही थी, वीडियो भेज रही थी, बता रही थी, तो उसमें कुछ ना कुछ ब्रोकर ने हार के कह दिया, मैडम आपके नखरे बहुत हैं। तो मेरे को लगा कि ये ऐसे नहीं करेगा। फिर मैंने उससे 100-200 रुपए दिए, उसने मांग भी लिए थे। तो मैंने कहा चलो किसी तरह से काम चल जाए दीदी, और ये सब लोग खुश भी रहे, मेरा काम भी हो जाए। लेकिन वो कोई घर पसंद ही नहीं आ रहा था उनको। बहुत सारे, एक घर देखा वो बहुत नया, साफ़ सुथरा, टॉयलेट सब वगैरह सब जैसा हमें चाहिए था, किचन, वार्डरोब, हर चीज़ परफेक्ट, न्यूली बिल्ट। तो मेरे को बहुत पसंद आ गया। ये 1 महीना पहले की बात है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने नंद के थ्रू कहलवाया, क्योंकि डिवोर्स के बाद उन्हीं के थ्रू कम्युनिकेशन चलता है कि इसमें सफोकेशन होगा, ये होगा, वो होगा। तो मैंने कहा चलो इतनी केयर कर रहे हैं तो मैं छोड़ देती हूँ। इधर मेरा गुरु जी के अरदास, सुखमनी साहिब जी, जपजी साहिब जी का पाठ और सब सब कुछ चल रहा था, मेरा दिन भर का जाप। और मेरी इधर जॉब भी लगी थी, तभी 2-3 दिन ही हुए थे। तो मैंने ऑफिस में भी बोला था कि मुझे शिफ्ट करना है, उसकी छुट्टी चाहिए। तो उसके बाद शिफ्टिंग हो ही नहीं पा रही थी। तो इन लोगों ने हर चीज़ पे मना कर देना, हर घर पे मना कर देना। तो फिर मैं गुरुजी से अरदास लगाती, गुरुजी कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैंने हार के अपनी सिस्टर इन लॉ को भी बोल दिया, हालांकि बोलना नहीं चाह रही थी कि मैं कहाँ जाऊँगी अब दोनों बच्चों को लेके। मकान मालिक तो मान नहीं रहा है, डेट भी आगे एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। मकान मालिक ने अचानक बोला था कि घर हमको खाली कर दो 2 महीने में। तो मैं उस वक्त गुरुजी के मेरे पास मैसेजेस आते थे कि कुड़िया तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। तो मैंने कहा पता नहीं गुरुजी ऐसा मजाक क्यों करते हैं, ना तो ऐसी स्थिति है, ना ऐसे हालात हैं, और ना ही इतने पैसे हैं, क्योंकि शिफ्टिंग में तो सारा ही लग जाता है। तो कैसे 1.25 महीने में सब कुछ गुरुजी ने करवा दिया, ये मैं आज सुना रही हूँ। तो घर देखना शुरू हुआ, सबने रिजेक्ट किया, ये घर देखो, वो घर देखो, जिसने जो बताया देखा। एक घर जो ये पसंद आया फाइनली, फिर हस्बैंड ने मना कर दिया, तो हमने भी जवाब नहीं दिया, तो ये घर बुक हो गया। अब हमने फिर ढूँढना शुरू किया ब्रोकर के साथ, ढूँढते रहे। फिर मेरे को धीरे-धीरे समझ में आ गया कि वो लोग ढूँढ-वूँढ कुछ नहीं रहे हैं, सब मेरे ऊपर ही डाल रहे हैं, और अब सिर्फ़ देखने का बहाना कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। उनके कहने में मैंने ये इतना अच्छा घर छोड़ दिया। मैं ये बात बार-बार गुरुजी को भी बोल रही थी कि अब इतना अच्छा कोई मिल नहीं रहा है, सब पुराने बने हुए ऐसे-वैसे मिल रहे हैं, सीलन वाले या कुछ ऐसे। तो एक घर फिर फाइनली देखा जो सेकंड फ्लोर पे था, उसमें गर्मी बहुत थी, जैसा उन्होंने बताया था मकान मालिक ने वैसा नहीं था वो घर। लेकिन अब हार के वही स्पेस तो अच्छी थी, उसमें सब कुछ था। वो घर इन लोगों को पसंद आ गया। मेरे को प्रॉब्लम था कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकती 2 मंजिल, और दूसरा गर्मी बहुत है वहाँ पे, तो एसी के बिना 1 सेकंड नहीं खड़े हो सकते। और एसी का बिल देना या एसी का मेरे बस की बात नहीं थी, तो मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी सेकंड फ्लोर पे चढ़ना उतरना। तो खैर जो भी है, मैंने उस सब चीज़ों को बर्दाश्त किया, कुछ भी नहीं बोला उनको। और मैंने जब वो घर ढूंढ रही थी तो मैंने सेकंड फ्लोर वाला जैसे तैसे हार के फाइनल करने की सोच ही ली थी। लेकिन गुरुजी से अरदास लगा रही थी कि गुरुजी मुझे वो वाला दिलवा दो, आपके होते हुए भी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, खूब बोल रही थी मैं। तो 2 दिन तक ये घर ही नहीं बुक हुआ। जब मैं बुक करने जाऊँ पैसे, तो मकान मालिक फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर मैंने ब्रोकर को बोला, ब्रोकर ने बोला हाँ मैं करता हूँ, फिर वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। ऐसे 1 डेढ़ 2 दिन निकल गए हमारे। फिर वो बोलता है अचानक दोपहर को, जब मैं बुक करने की सोच ही रही थी फाइनल कि आज जाके पैसे पेमेंट कर देती हूँ, कहता है वो पहले वाला जो आप कह रहे थे ना वो वापस आ गया है। मैंने कहा अरे, और मैंने उसको बोला ही था कुछ दिन पहले कि देखना वो घर वो कैंसिल होगा, वो लड़का जिसने बुक किया है वो नहीं आएगा वहाँ पे। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझ मेरे अंदर से ये आवाज़ निकली जैसे गुरुजी ने बुलवाया, क्योंकि मुझे गुरुजी पे इतना कॉन्फिडेंस था कि गुरुजी करवा देंगे। तो मैं बहुत चक्की रह गई कि ये क्या हुआ। और जब उसने बोला कि देख लो अब आपको दोनों में से जो फाइनल करना है, वैसे अभी जो नया देखा है वो भी बुरा नहीं है, पर वो महंगा था थोड़ा सा, 18,000 में था, ये पहले वाला 15 में था। लेकिन जब मैं और मेरी बेटी देखने गए तो फिर हमारे को ये पहले वाला ही सही लगा। अब उसने भी कहा मम्मी पहले वाला ही सही है, ग्राउंड फ्लोर भी है, और नीचे मेरे को भी लगा ठंडक होगी और सर्दियों में गर्म होता है, सारे बेनिफिट्स के हिसाब से मुझे अपनी सहूलियत से सही लग रहा था। तो मैंने फिर ये वाला घर आकर के रात को मकान मालिक से बात की, तो मुझे बहुत अच्छे जेंटल लोग लगे। तो हालांकि ऐसा भी डाउट मन में आ रहा था कि ये तो नए नए जेंटल लग रहे हैं, बाद में पता नहीं क्या होगा। फिर आगे वाला कमरा भी उन्होंने अपने पास रखने की बात की थी, तो मैंने पहले उसी बात पे थोड़ा सा वो किया था। लेकिन मेरे को लगा नहीं, अगर कोई उनके बूढ़े गेस्ट आते हैं जो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, 2-4 घंटे बैठ गए, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है। ये सोच कर के उस वक्त तो मैंने आफत में हाँ कर दी।
और मैंने पैसे भी दे दिए उनको, घर भी अच्छा लगा। अब हम घर शिफ्ट करने लगे, उसी दिन मुझे वायरल फ़ीवर हो गया। उसी दिन शिफ्ट कर रहे थे जब मेरी मेड आंटी ने बहुत हेल्प करी मेरी, मैंने उसको बहुत दुआएं दी, उसके हस्बैंड और इन लोगों ने गाड़ी शिफ्टिंग लोडिंग सब करवा दिया। और जैसे ही मैं इधर लेकर आई बच्चों को नए घर में, तो ये आ गई और एकदम भड़कने लग गई, तुम्हारे सब सामान गंदा पड़ा है, डब्बे गंदे, ये गंदा है, ये क्या कर लिया। मकान मालिक अंकल बाई चांस उनके सामने ही आ गए, मैं थी नहीं, मैं पुराने घर में सफाई कराने गई थी, तो बच्चों के सामने ही वो बोल पड़े, वो उन्होंने उन ननद को बोल दिया कि आगे वाला कमरा तो मैं अपने पास रखूँगा, ऐसे वैसे सारा बोल दिया। उनको पता नहीं था हमारे घर की कहानी का। तो अब वो और भड़क गई कि वो तो बहुत बोल रहा था और तुमने ऐसा कैसा कर लिया, इसमें तो सेफ़ नहीं है बच्चे, ये है वो है, बहुत बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे गुस्सा चला गया था। बच्चों को भी सुना के गई, चली गई। तो फिर मैं जब आई तब इसके फादर मेरी बेटी पे भड़क रहे थे, फिर मेरे फादर इन लॉ को भड़का दिया, वो भी भड़के, उन्होंने भी मेरे को बहुत बोला कि यार तुम तो अपनी अपनी जिद चलाते हो, किसी की सुनते ही नहीं हो और ये नहीं वो नहीं। तो मेरे को लग गया कि मैंने कहा इन्होंने जाके भड़काया। फिर दीदी को बोला, दीदी आपने कहा ये सब, आपको ऐसे करना नहीं चाहिए था, बच्चों का मैं मोराल जैसे तैसे आप रखती हूँ, आपने एकदम ऐसा कर दिया। नहीं नहीं तुम्हारे तो डब्बे गंदे थे, मैंने तो कह दिया पापा को भैया को, ये वो बहुत सुनाया, फिर भी नहीं मानी वो। तो उन्हीं की वजह से घर हमारा उजड़ा, ब्लैक मैजिक वगैरह में इन्वॉल्व है, लेकिन मैं कुछ सामने गुरु जी जैसा कहते हैं सब कुछ मेरे पे छोड़ दे, मैं कुछ नहीं कहती। घर में हम आ गए, हमने 2-3 दिन अपनी तबीयत पे थोड़ा सा देखा, मकान मालिक ने बोला कि ड्रिप चढ़वाओ, पास में ड्रिप चला डॉक्टर, पास में ही एसएमएस, हमारे बहुत अच्छा हॉस्पिटल का डॉक्टर यहाँ रहता है न्यूरो का। तो मैं हैरान हो गई कि इतना सब अच्छा कैसे मिल गया, मतलब ये घर बार बार मुझे क्यों लग रहा था यहाँ आना है, ये गुरुजी की कृपा थी। और जिस दिन मैं मुझे याद आया कि मैं घर देखने निकल रही थी अपने पुराने घर से, तो स्कूटर के चारों तरफ एक तितली आई थी, जैसे गुरुजी का इंडिकेशन था, लेकिन मैं उस वक्त माइंड से इतनी परेशान थी कि मैंने इग्नोर कर दिया। और फिर जब यहाँ आई, यहाँ घर जमाया, उसके बाद इससे पहले जब मैं वहाँ पे ये वाला घर फाइनल करने की सोच ही रही थी, तो रोटी पे मुझे ओम के दर्शन भी हुए। मैं गुरुजी से हमेशा कहती थी कि मेरे को रोटी में ओम के दर्शन कभी नहीं होते और मुझे नहीं लगता हो सकते हैं, और मुझे घर ढूंढने में अगर तितली वगैरह दिखे तो मुझे लगे भी गुरुजी। तो ये सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी हम इंसान है ना, इस गुरुजी के इशारों को समझते नहीं है, मैं भी नहीं समझी। और फिर जब मैं यहाँ आई तो मेरे को लगा गुरुजी कोई परेशानी ना हो, ऐसा ना हो मेरी सिस्टर इन लॉ ने जो बोला है वो सब सच हो जाए। तो थोड़े दिन बाद है ना, उनके एक जो लैंडलेडी है उनकी सिस्टर काफ़ी बीमार थी, उनको बैक रीढ़ में ऑपरेशन हुआ था, तो वो बस 3-4 घंटे आगे वाले रूम में लेट के चली गई। तो मेरे को लगा, मैंने कहा ये तो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। तो आई वाज सो रिलैक्स्ड कि नहीं ऐसा नहीं है, जो डर मेरे को उन्होंने डाल दिया था इतना बोल बोल के कि कहीं सच ना हो जाए। फिर उस पे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने 3-4 दिन, मतलब मैं बीमार थी पहले, तो मेरी तबीयत ठीक करी, मैंने डॉक्टर को दिखाया। वो 15 दिन वाला वायरल जो आजकल चल रहा है कोविड से छोटा, जिसमें मरते तो नहीं है लेकिन सांस नहीं आता, गला ख़राब और ये सब सब कुछ वही का वही होता है, वो हो रहा था मुझे। 2 दिन डॉक्टर्स को दिखाया, नहीं आराम आया। फिर उसके बाद अपने जो दवाई खांसी की लेती रही, मैं ड्रिप चढ़वाती रही। फिर मुझे थोड़ा होश सा आया कि मेरे को ये क्या हुआ, मैंने कहा ये तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने पूरा ही मेरे अगेंस्ट कर दिया सबको। फिर मेरे अंदर जैसे गुरुजी ने थॉट डाला कि तू उनसे बात कर, क्षमा मांग ले, उनको ऐसा लग रहा है मैं जिद कर रही हूँ। तो फिर मैंने उनसे बात की कि मैंने उनको बोला कि पापा जी क्षमा चाहती हूँ, ऐसा आपको लगा तो आप, मैं अपनी जिद नहीं कर रही थी, लेकिन मैं उस समय ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई थी कि वहाँ से घर छोड़ चुकी थी, यहाँ सामान डाल चुकी थी। अब इस मौके पर मकान मालिक को बोलूँ कि नहीं मेरे को यहाँ नहीं रहना, मैं तो दूसरे घर में जा रही हूँ, तो क्योंकि वो यही जिद कर रही थी सिस्टर इन लॉ की, तुरंत के तुरंत दूसरे घर में शिफ्ट हो, तो इट वाज़ इम्पॉसिबल। वो ऐसी ही बातें करती हैं, उनका नेचर है। तो मुझे तो पता था, लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे थे। तो मैंने बोला, फिर मैंने कहा नहीं, मैं पैसे भी दे चुकी थी, और मैंने कहा पापा जी मैं रोक नहीं रही थी, उनको लगा हमें भी नहीं आने दे रही, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पापा अभी के अभी आ रहे थे, तुम्हें वापस कहीं और शिफ्ट करा देते। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है, ठीक लग रहा है मुझे। तो उनको लगा मैं अपनी जिद चला रही हूँ। वो बात मैंने क्लैरिफाई की, फिर उनको बड़ी हिम्मत और कहाँ से मेरे अंदर शक्ति आई। मैंने बेटी को बोला मैं बाबा से बात करूँगी, लेकिन 1-1.5 दिन तक मैंने टाल दिया, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं क्या बोलूँ, इतना मेरे खिलाफ़ भड़का दिया। पर मेरी बेटी ने फिर बोला था उनको, मम्मी आपसे बात करना चाह रही है। फिर मैंने उनसे बात की कि देखो आप इतने बड़े हो, आपके आगे तो मैंने कभी ज़बान लड़ाई ना कभी लड़ाऊंगी, और आपका कहना मैं मानती, लेकिन मैं पैसे दे चुकी थी और कोई बड़ा जना मेरे साथ नहीं था, और आप अगर आ जाते तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो जाता। तब वो ये सब सुन के काफ़ी खुश हुए, मतलब उनको अच्छा लगा, बोले नहीं कोई बात नहीं, पहले तो अपनी तबीयत ठीक करो, इतनी खांसी आ रही है, उसके बाद 1-1.5 महीने में ढूंढ लेना आराम से, जैसा भी तुम्हें ठीक लगे।
तो मैंने कहा नहीं पापा जी, अब तो आप बताओगे जैसा वैसे ही करूँगी। तो फिर ये सब अच्छी तरह डिटेल बात हुई, और भी मेरी बेटी की शादी ये सब बात कर रहे थे। मैंने कहा हाँ पापा जी आप सही कह रहे हो। तो मैंने कोई शिकायत नहीं की सिस्टर इन लॉ की कि ऐसे हंगामा करा, उन्होंने भड़काया, कुछ भी नहीं, जैसे मैं पहले बोल देती थी। लेकिन अब गुरुजी की वजह से इतना चेंज आया कि मैंने उनकी बुराई, आ तो बहुत रहा था गुस्सा, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोला उनके बारे में। और मैंने कहा जो कुछ भी है गुरुजी पे छोड़ देती हूँ, गुरुजी अपने आप देखेंगे। तो मैंने को अब फिर उसके बाद समझ में आया कि जिस दिन मैं ये घर देखने आई थी 1 महीना पहले, तो ये मुझे तितली क्यों दिखी थी स्कूटर के आसपास। फिर यहाँ आकर जब 3-4 दिन बाद बैठी, तो फिर मेरे को घर के सामने, मैंने कहा गुरुजी अगर ये घर सही है तो मेरे को तितली दिखे। तो मेरे को तितली दिखी, मैं बैठी रही और विंडो के बाहर से तितली खूब बार 2-3 बार आई। तो आई वॉज सो हैप्पी। ओम के दर्शन तो रोटी में मिल ही गए थे मुझे जब मैं पुराने घर में थी। और उन्होंने मुझे कहा कि चंदन ठीक है, मैं जो तू मुझे लगाती है उसमें मैं ओम के दर्शन कई बार दे चुका हूँ, पर तूने ध्यान नहीं दिया। हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है गुरुजी, वो ओम के दर्शन हो रहे थे, लेकिन मैं अपनी टेंशन, क्योंकि घर ढूंढना, ब्रोकर के साथ रोज़ जाना इतना टास्क है और कुछ भी फाइनल नहीं हो रहा, उस परेशानी में मैंने वो सब इग्नोर कर दिया। इसके लिए सॉरी गुरुजी। और फिर जैसे तैसे मामला ठंडा हुआ, नेक्स्ट डे फिर मेरे फादर इन लॉ हस्बैंड का फ़ोन नॉर्मल आया। वो लोग नॉर्मल बच्चों से प्यार से ही बात कर रहे थे, और ये देख करके मुझे फिर से शांति पड़ी कि चलो जो भी होना था हो गया। बीमारी आई, ये आया, तो गुरुजी ने मुझे पहले बताया था तेरे आगे का रास्ता टफ है, मेरी तेरी गड्डी मैनू ही चलाने दे। तो मैं समझ गई कि हर चीज़ में परेशानी तो आएगी, पर क्रॉस मुझे ही करना पड़ेगा। कुछ माड़े कर्म हैं मेरे, कुछ क्या काफ़ी हैं, जिनकी क्षमा मैं हर पल हर क्षण सुबह शाम दिन रात मांगती हूँ गुरुजी के आगे। असली प्रेयर तो बस यही होती है मेरी। फिर धीरे धीरे अपना प्रेयर ग्रुप में जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ भी जाने लगी, थोड़ा हिम्मत आई। मेरी मकान मालिक लगी, तो उन्होंने देखी मेरी हालत, तो बोली पास में ही डॉक्टर है, ड्रिप चढ़वा देगा। बल्कि मकान मालिक ने अपने सर्वेंट को साथ में भेजा, उन्होंने देखा कि ये चल भी नहीं पा रही। तो वहाँ जाकर फिर मुझे उनका व्यवहार में, इनका नहीं अच्छे लोग हैं, अच्छा लगा। मतलब 2-3 बार इंटरेक्शन हुआ ऐसी चीज़ों में, तो उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। तो मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा। मतलब गुरुजी से मैंने थैंक यू बोला कि गुरुजी, मैं को, क्योंकि डर लग रहा था कि कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो गई यहाँ पे आके। आगे वाला कमरा वो लोग खुद यूज़ करेंगे, तो इस बात में मेरी ननद भी बहुत भड़की थी। तो मेरे को भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, हमारी तरफ से कोई हो जाए या उनकी तरफ से कोई हो जाए। कहते हैं ना जो भी कुछ हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। लेकिन मुझे लगा इतना गुस्सा, इतना झगड़ा, अभी वो ना भड़काती, ये सब ना होता, तो मैं इतने प्यार से अपने फादर इन लॉ से बात भी नहीं कर पाती, ना मेरे दिमाग में थॉट आता। तो ये सब इतना दिमाग में थॉट, ये घर ढूंढने का थॉट, सही डिसीजन लेने का थॉट, फादर इन लॉ से बात करने का थॉट, काफ़ी लंबी बात हुई है मेरी उनसे। मैंने उनको कन्विंस भी कर दिया, बल्कि मुझे लग रहा था उसी तरह गुस्सा करेंगे जैसे उस दिन फ़ोन पे, क्योंकि उस दिन तो नया नया भड़काया था इसने, तो वो सब उसी के उसमें चल रहे थे। लेकिन उसके बाद शांत हो गए। अभी थोड़े दिन पहले पता चला कि उनके हस्बैंड को फिर से शायद हॉस्पिटल में उनके स्टंट डले हैं दूसरी बार फिर से। तो वो जितनी बार मेरे साथ कुछ ना कुछ करती हैं, कुछ हो जाता है। अब मैं नहीं चाहती गुरुजी, अब आप देखो, मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ मुझे नहीं करना है अब कुछ। मैंने अपनी तरफ से तो एक्शन भी लिए, और मैंने अपने फादर इन लॉ से भी बोला, मैंने कहा मैं इससे कुछ एक्शन लिए, जो गलतियाँ हो गई और आप बड़े हैं क्षमा कर दीजिए, क्योंकि अकेले में दिमाग मेरा भी नहीं चला। फिर उनको ये भी लग रहा था कि हमें आने नहीं दे रही है। मैंने कहा नहीं, आप आते तो बल्कि अच्छा रहता मेरे लिए, क्योंकि मकान मालिक से पैसे वापस लेना और कोई बड़ा जाना बात करे तो एक अलग ही होता है, तो मुझे भी अच्छा लगता। और ये सब गुरु कृपा से ही संभव है। मैंने गुरुजी से, अभी मैं कुछ सामान लेने गई थी थोड़े दिन पहले, तो मैंने गुरुजी से, गुरुजी सबको रास्ते में गाड़ी में कुछ ना कुछ आप दिखाते हो, मेरे को तो कहीं कभी दिख ही नहीं रहा। इतनी बार नए घर में आ गई, इतना सारा बवाल हो गया, सब शांत भी हो गया। तो मैं जैसे ही अपने घर में घुसने लगी, सामने से एक गाड़ी आ रही थी, उस पर लिखा था बड़ा बड़ा गुरु कृपा गोल्डन। मैं देख करके, मैंने 2 बार 3 बार देखा, मैंने कहा वाह गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और फिर जब मैं मंदिर जा रही थी, इधर से निकल रही थी गली पे से, तो वहाँ पे जय बजरंग बली लिखती हुई एक गाड़ी दिखी, तो मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। अब मुझे यकीन आ गया कि गुरुजी और बजरंग बली बाबा मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं इन्हीं की आराधना करती हूँ, भैरव बाबा के भी जाती हूँ, तो मुझे शांति पड़ती है। मतलब मंदिर तो कोई भी ऐसे नहीं है जहाँ मैं अपनी आस्था नहीं रखती। और अभी मुझे थोड़े दिन पहले सत्संग में सीखने को भी मिला, और ये सब गड्डी मेरी, जो मैंने सत्संग सुने इन दिनों, सत्संग मैंने बोले नहीं लेकिन सत्संग मैंने सुने, उन सभी संगतों का शुक्राना जिनकी वजह से मैं ये सब स्ट्रगल को पार कर पाई। क्योंकि जैसे ही हमारी हिम्मत टूटती है ना, गुरुजी कोई ना कोई सत्संग भेज के फिर वो चीज़ वापस माइंड में जैसे खड़ी कर देते हैं। जैसे ही हिम्मत टूटती है, फिर गुरुजी का कोई इशारा आ जाता है कि कुड़िए हिम्मत रख, तो इतनी जल्दी हार जाती है। जो जो उन्होंने बोला ना सत्संग में, वह सब मेरे साथ हुआ।
लेकिन अब 1 सवा महीना हो गया मुझे, 1 महीना 5 दिन, बहुत अच्छी तरह से हम सेटल हो गए और वो सारे डर निकल गए जो उन्होंने करे थे कि तुम्हें 1 महीने में ही घर छोड़ना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं, तुम सेफ़ नहीं हो। मैंने धीरे-धीरे सेट किया, सब चीज़ें ठीक हुई। गुरुजी का मैंने अपना मंदिर छोटा-सा बड़ी हिम्मत करके मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी मेरे को इतनी तो हिम्मत दो, फिर मैं अपना मंदिर दोबारा बसा लूँ। मैंने वहाँ कितनी मुश्किल से अपना मंदिर जमाया था। फिर मैंने गुरुजी की जो चेयर पे लगाया था बस वही लगाया है, ज़्यादा नहीं मंदिर को मैंने बिखराया अभी, क्योंकि जगह मंदिर की जगह इसमें इतनी नहीं है अभी। तो बाकी जितनी स्पेस है और जितना सब है वो हमारे लिए सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट है। 2 बाथरूम हैं तो मेरे को 2 बच्चों के साथ भी कई बार दिक्कत आती थी, तो जैसे एक-एक छोटी-छोटी दिक्कत गुरुजी ने सॉल्व कर दी। और गुरुजी का फिर थोड़े दिन बाद यहाँ आते ही मैं बीमार तो थी, फिर सत्संग गुड़िया खतरा है, ये है, मतलब घर में कुछ। मैंने कहा गुरुजी जो होना था पुराने घर में हो लिया, अब यहाँ तो प्लीज़ कुछ मत करो। मतलब मैं ऐसे घबरा रही थी, अभी तो बीमारी से भी बाहर नहीं आई हूँ। और जैसे ही थोड़ा ठीक हुई, मैं फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी तो देखा मोटर का स्विच बाहर से उसमें से आग निकलने लगी। आग निकलते 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 लपटें 2 3 4 बार बड़ी बड़ी लपटें। मैंने एकदम से शोर मचाया, देखा कि कोई आ जाए। मकान मालिक थे नहीं उस समय, उनका बेटा था, पर वो खाना खा रहा था या आना नहीं चाहता था। फिर आंटी आए निकल के। जब तक आंटी आए तब तक वो आग शांत हो गई थी, अपने आप शांत हो गई। इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अगर वो आग बढ़ जाती तो पता नहीं क्या होता। पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर ये हिम्मत आई कि मैं वहाँ खड़ी भी रही, वरना मेरे को अंदर से लग रहा था बच्चों को बोलूँ बाहर चलो बेटा, अब घर में आग लगने वाली है। इतना उस वक़्त वो 10-15 मिनट इतने पैनिक के निकले। फिर आंटी आई, तब तक आग शांत हो गई थी। मैंने कहा आंटी देखो ये सारा बोर्ड जल गया। फिर उन्होंने अगले दिन तक उसको ठीक कराया और वो वाला स्विच हो गया जिसमें हमें ईज़ी है मैनेज करना। अभी-अभी मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें एक संगत जी बता रहे थे कि 11th-12th में उनके पास साइंस थी और चूहे का डिसेक्शन करवाते थे। तो अरे मैंने कहा ये तो मेरी स्टोरी है। तो बोले गणेश जी नाराज़ हैं आपसे। और मैंने कहा ये तो मेरे साथ ही हुआ था, क्योंकि मैं जैसे ही डायसेक्शन करने लगी थी तो वो चूहा ज़िंदा निकल गया था और वो सांस ले रहा था। फिर मैंने लेबोरेटरी मैन को बताया था तो उन्होंने आकर के फिर उसे मार दिया था। तो मुझे घर जाके बुरा भी लगा था कि मैंने घर जाके मम्मी को भी बोला था कि ऐसा ऐसा हो गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से है ना वो चूहा मारा गया। मम्मी ने कहा नहीं तूने तो नहीं मारा ना, तेरे भाव थे। अब माँ है कैसे समझाती ना, तो उन्होंने मुझे समझाया, लेकिन मेरे को काफ़ी दिन तक वो बोझ था मेरे सिर पे। तो आज सत्संग में जैसे ही सुना तो मैंने कहा गुरुजी उस बात की क्षमा मैं मांगती हूँ। कुछ चूहे हमारे पुराने घर में भी हैं जो मैंने बाई के थ्रू निकलवाया। वो क्या करती थी, निकालती नहीं थी, उनको मार ही देती थी सीधा। तो उसका दोष भी शायद लगा है। और भी कई तरह के पाप बवंडर हैं जो मचे हुए हैं लाइफ में। तो गुरुजी उन सब के लिए बस मैं क्षमा मांग ही सकती हूँ। हालांकि कोई अधिकार नहीं है मुझे किसी की जान लेने का, या किसी को भी मैंने मन वचन काय से दुख और चोट पहुँचाई हो, पहुँचाई तो हुई है ही। एक मेरी मदर इन लॉ को भी मैंने अपने नादानी में, बचपने में, उस वक्त इतनी अकल नहीं थी तो कभी जवाब दे दिया, कभी कुछ कर दिया, लेकिन जब से अकल आई तब से तो नहीं दिया। लेकिन गुरुजी मेरे साथ हुआ है मेरे से, तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ कि मेरे से ये पाप आगे अब इस जीवन में ना हो और मरने से पहले ये सब मेरे ख़त्म हो जाएं। इस तरह का मुझे बना दो, ऐसा रास्ता दिखा दो जिसमें मैं ये बोझ फील नहीं करूं अपने ऊपर कि मेरे से कुछ गुनाह हुआ है, मेरे से कुछ गुनाह हुआ है। इसीलिए मैं हमेशा अपने गुनाहों की गठरी लेकर आपके और साईं बाबा के आगे और अपने इष्ट देव के आगे खड़ी हो जाती हूँ कि मेरी गुनाहों की गठरी ले लो बाबा, मेरी गुनाहों की गठरी ले लो। न जाने और कितने अनगिनत गुनाह हुए होंगे जो आज मेरा बसा बसाया इतना सुंदर घर था। मैंने फादर इन लॉ को भी बोला ये बात, मैंने कहा हमारा घर किसी टाइम पे सबसे अच्छा था। तो वो सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। तो मुझे मंदिर जाने की सलाह भी दे रहे थे, मंदिर में जाओ, देखो, मिलो, लोग मिलेंगे आपस में तो बड़ी बेटी का रिश्ता करने में ईजी हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला अभी तो पढ़ रही है, इसके पापा भी अभी रेडी नहीं है, वो तो भड़क रहे थे ये बात करते ही मेरे ऊपर, तो मैं अभी क्या कर सकती हूँ। ऐसे करके बस बात आई गई हो गई। पर मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी, थैंक यू इतना मुझे दिमाग देने के लिए कि इतनी तूफ़ान में मैंने उनसे बात की, सारा शिफ्टिंग पैकिंग कर लिया। मेरी मेड ने इतनी हेल्प करी, उसके हस्बैंड 2 लड़के ले आया, उन्होंने शिफ्ट करा दिया, जो कि मुझे असंभव लग रहा था कि अब मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरा शरीर इतना चलता ही नहीं है, मेरी बॉडी मतलब उतना ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं है जितना मैंने 4-5 बार पहले शिफ्टिंग करी है। तो बल्कि बीच में मेरी मदर का फ़ोन आया था, भैया क्या कुछ बता रही थी मेरे ब्रदर का, तो मैं चाह रही थी उससे भी रिलेशन ठीक हो जाते। तो मैं प्रे ही कर रही थी गुरुजी आप देखो, आप कहते हो कि मैं एक पर बंदा आ जाता है परिवार का तो सबको ब्लेस कर देता हूँ, हम सबके गुनाहों की माफ़ी दे दो गुरुजी, बस यही कह सकती हूँ मैं, इसके अलावा मुझे कुछ कहना नहीं आता।
मैं निपट मूर्ख अज्ञानी, ऊपर से पापों से अपनी गठरियों से हम लदे हुए, हम क्या बोलेंगे गुरुजी आपके सामने। आपके चरणों में पड़े रहें यदि रात दिन तो इतना ही बहुत है हमारे लिए, इतना ही बहुत है। इतना सब्र बख्श मेरे मालिक ए खुदा, इतना सब्र तो बख्श कि तेरे चरणों में रहने का ही सब्र रहे, बाकी सारी चिंता फिक्र परेशानियां छोड़ दें मेरा साथ। बस यही चाहती हूँ गुरुजी, इतना मजबूत बना दो अंदर से। आप कहते भी हो कि मैं तुझे मजबूत बना रहा हूँ, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, हर संगतों का शुक्राना, क्योंकि उन्होंने अपने सत्संग शेयर करे, जिसकी वजह से मैं सुनते 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 कांच लेके सो जाती थी। रोज का यही काम है मेरा। गुरुजी इसी तरह अपना साथ बनाए रखना मेरे परम पिता परमात्मा है, आदि परमेश्वर, आदि पिता, देवादिदेव महादेव। ओम भूर्भुवः स्वः साम सदा शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।